एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद से आगे पढ़ा जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला नियम क्या था? कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, ठीक ना, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बाईं। वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है ना जी। वस्तु को जो ऐसे चित्र बनाए थे, ठीक ना, तो चाहे अवतल दर्पण बनाइए या उत्तल दर्पण बनाइए, सुन रहे हो, या तो इसमें उत्तल दर्पण बनाओ, तो ये जो दर्पण बनाया है वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ये वाला कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ, ठीक है ना। दोनों में ही वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है ना। ये क्या रखी गई है जी? वस्तु, ठीक है ना। वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बाईं ओर, ठीक है ना। और दर्पण संबंधित सभी दूरियां, दर्पण संबंधित सभी दूरियां, ठीक है ना, कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। सुन रहे हो? दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, ठीक, यहां तक समझ चुके हैं? दुगो नियम। उसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो आपतित किरण की दिशा है ये न थी, इधर ये ना आपतित किरण भेजी जा रही थी, या तो इधर से भेजिए, समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण में भेजिए चाहे अवतल दर्पण में भेजिए, इधर से ही आपतित किरण भेजी जाएगी, ठीक है ना। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और दूसरा नियम, इसके बाद वाला नियम क्या था? आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक है ना। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक। कौगो नियम हो गया? 4। पांचवा नियम क्या था? वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक चिन्ह के साथ एवं मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है ना जी। मतलब वस्तु की लंबाई निकालना हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई निकालना हो, अगर वह मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, सुन रहे हो, वस्तु की लंबाई होगी तो ये नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है, सुन रहे हैं। तो अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर हुआ, मुख्य अक्ष पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, पूरा है मुख्य अक्ष, समझ रहे हो ना। तो मुख्य अक्ष के अगर ऊपर हुआ तो वह धनात्मक माना जाएगा, या मुख्य अक्ष के अगर नीचे हुआ तो वो ऋणात्मक माना जाएगा, ठीक है ना। यही 5 नियम हैं, ठीक। ये पांचों नियम हम लोगों ने कल लिख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, याद हो चुका है। बोलो जी, सभी लोगों को याद हो चुका है? पहला नियम क्या, एक बार बताओ? वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा नियम क्या है? दर्पण संबंधित सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। तीसरा नियम क्या है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और चौथा नियम, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। हो गया। पांचवा नियम, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक है ना। यही सारा नियम है, ठीक है ना। तुम लोग का पीछे बतिया रहा है जी, बतियाओ मत अब।
1 घंटे के लिए बात भुला जाओ, ठीक है ना, हमारा सुनो हम क्या कह रहे हैं। देखो जी, तो ये समझ चुके हैं। अब दर्पण संबंधित कुल कितनी दूरियां थी? 4। कौन कौन सी दूरी थी? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ना जी, यही ना 4 गो दूरी थी। दर्पण से संबंधित कितनी दूरियां थी? कौन कौन? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद फोकस दूरी और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। वस्तु की दूरी को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा था? U द्वारा। प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है? फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल, ठीक है ना जी। जान चुके हैं? इतना जान चुके हो ना? इसमें 2 दूरियां और होती हैं, मतलब 2 ठो। क्या क्या होती है? एगो वस्तु की ऊंचाई, एगो प्रतिबिंब की ऊंचाई। सुन रहे हैं? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। वस्तु की ऊंचाई को देखो इधर, वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको O द्वारा दर्शाया जाता है या H द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना, O द्वारा अथवा H द्वारा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को, किसको? प्रतिबिंब की ऊंचाई को, ठीक है ना, इमेज अंग्रेजी में कहा जाता है, तो I द्वारा अथवा H डैश द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया? कई किताबों में H लिखता है, H डैश लिखता है, कई में I लिखता है। समझ चुके हैं? है बोलो, समझ गए हो ना? अब देखो, अब अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, हम लोग अब थोड़ा अगर आगे बढ़े, ठीक है ना, दर्पण संबंधित इन दूरियों के बीच में कौन कौन सी दूरियां लेंगे? 3। कौन कौन सी दूरी को गोल किए हैं? देखिए, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ठीक है ना। इनके बीच एक संबंध होता है, सुन रहे हैं? इनके बीच क्या होता है? एक संबंध। कौन कौन सी दूरी के बीच? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इनके बीच एक संबंध होता है। उस संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है ना, या 1/u + 1/v, ठीक है ना। समझ रहे हो? 1/f = दिया है ना, 1/v + 1/u, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। निगमन नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला केगा उत्पन्न होता है, केगा आता है, इसका निगमन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। समझ में आया? फॉर्मूले का निगमन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फॉर्मूले का निगमन आप लोगों को नहीं पढ़ना। निगमन आपको 10th में मिलेगा, 10th नहीं 12th में मिलेगा। किस में मिलेगा? 12th। 10th में होता तो हम जरूर करा देते, ठीक है ना, लेकिन देखा जाएगा समय के अनुसार, बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। सुन रहे हैं? 12th में तो पढ़ना ही है, ठीक है ना, या जिस दिन 12th वालों को पढ़ाएंगे उस दिन आपको बुला लेंगे। हो गया? तो समझ चुके हैं यहाँ तक? अब आगे हम लोगों को 2 फॉर्मूला पढ़ना है, एगो दर्पण सूत्र और एगो आवर्धन सूत्र, ठीक है ना। ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन नाम का जो पार्ट है, ठीक है ना, आधा प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा, मतलब प्रकाश आधा समाप्त हो जाएगा, आधा बच जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। समझे? बोलो जी, समझ में आया? हम लोग एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोनो अब उतार के नहीं ना पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं,
फिर भी हम लोगों का एक पाठ का आधा हिस्सा लगभग समाप्त हो गया, ठीक है ना। बहुत जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो किसके किसके बीच संबंध पढ़ने जा रहे हैं? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। इनके बीच संबंध का क्या नाम है? दर्पण सूत्र। क्या नाम है? दर्पण सूत्र, ठीक है ना। होता क्या है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है ना। अब थोड़ा एक चीज और बता दो इसी में, ठीक है ना। वस्तु की दूरी, मान लो हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। किस दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं? तो वस्तु की दूरी प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे? कहाँ है? क्योंकि कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। इसलिए यह चिन्ह कभी भी क्या लिया जाता है? कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हो, अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी भी दर्पण से संबंधित वस्तु की दूरी की बात जब की जा रही हो, तो उसकी दूरी को सदैव किस में लिखा जाता है? माइनस। समझ चुके हैं? प्रतिबिंब की दूरी, यह निर्भर करता है कि प्रतिबिंब बना किधर है। सुन रहे हैं? यह निर्भर करता है कि प्रतिबिंब बना किधर है, ठीक है ना। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन किस दर्पण के लिए यह सदैव ही धनात्मक माना जाएगा? उत्तल दर्पण के लिए सदैव धनात्मक माना जाता है ना जी। उत्तल दर्पण में कौन? प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए इसकी दूरी को सदैव क्या माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। सुन लिए? फोकस दूरी बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। जानते हो ना? चित्र देख के भी तो कुछ अनुमान लग ही रहा होगा, ठीक है ना। सुन रहे हो ना? ये ध्रुव के इधर जो पड़ा वह धनात्मक, और ध्रुव के इधर जो पड़ा वो ना जी। तो अवतल दर्पण ही है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी गोलवा है से न खींचा गया होगा, इसलिए इसकी फोकस दूरी इधर न पड़ेगी। वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा, फोकस इधर पड़ेगा। समझ रहे हो? तो फोकस दूरी भी तो इधर ही पड़ेगी ना। समझ में आया? फोकस दूरी भी इधर ही पड़ेगी, इसलिए बाईं ओर ही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। जबकि उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी कही जाती तब धनात्मक ना जी। वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? माइनस में। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में। समझ रहे हैं? पता चल चुका है? मिटाया जाए। तो अब अगला हेडिंग क्या लिखिएगा? दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, ठीक है ना। देखो अगला है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है ना, तो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। यह हेडिंग लिख लीजिए। अब इसमें से पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? सबसे पहले दर्पण सूत्र। जान तो चुके ही हैं आप लोग।
तो देखिए इसके बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यदि स्मॉल एफ फोकस दूरी का कोई गोलीय दर्पण, सुन रहे हैं, यदि लिखा जाएगा इसके बारे में, यदि स्मॉल एफ फोकस दूरी का कोई गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है ना, u दूरी पर रखी वस्तु, u दूरी पर रखी वस्तु का, ठीक है ना, v दूरी पर प्रतिबिंब बनाए तो इनके बीच संबंध को ही, ठीक है ना, मतलब u भी तथा बनाए तो u भी तथा f के बीच संबंध को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। संबंध होता क्या है, 1/f इजिकल टू 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब कोई भी, देखो ये तो सूत्र हो गया। अब कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय, सुन रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग जब भी इसमें u भी तथा f का मान रखते हैं, सुन रहे हो, जब भी हम लोग इसमें u भी तथा f का मान रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर बिना चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किए डायरेक्ट अगर मान रख दीजिएगा और हल करिएगा तो शायद आंसर गलत आ सकता है ना जी, आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनाते समय, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल, गोलीय दर्पण से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय क्या करना पड़ता है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना पड़ता है। बिना चिन्ह के साथ अगर मान रख करके केवल अगर सवाल हल करेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है ना, समझे। यही क्या है, गोलीय दर्पण का सूत्र है। आगे लिख लेना, यह दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। चलो यहां तक लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखो, नोट में नीचे लिख लो अभी जो हम बोल रहे थे, ठीक है ना। देखिए आंकिक प्रश्नों को हल करते समय, आंकिक प्रश्नों को हल करते समय u भी तथा f के मान, u भी तथा f के मान किसके अनुसार रखे जाते हैं, दर्पणों के लिए प्रयुक्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार, दर्पणों के लिए प्रयुक्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल ही पढ़ना है, सुन रहे हो। जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग किसमें प्रवेश कर जाएंगे, न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। देखो 12th वालों को न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। कई को किताब में कोई को आंसर दे रहा है, यहाँ तक लिख लो। आवर्धन,
अगला हेडिंग लिखो आवर्धन। देखो आवर्धन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, सुन रहे हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, किसको, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही, ठीक है ना, आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहा जाता है। मतलब आवर्धन यह बताता है, सुनो, आवर्धन यह बताता है कि बनाया गया, दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, मतलब बड़ा है अथवा छोटा है, ये क्या या बराबर है, समझ रहे हैं। होता क्या है, यह प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, समझ चुके हो। तो लिखो यहाँ, देखो लिखा है यहाँ पर, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन लिख लो, आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहते हैं ना जी, आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, आगे लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब यदि किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो, ठीक है ना, लिखेंगे आगे, यदि, एक बाद लिख लेना, ठीक है ना। हाइयल तो एक परिभाषा हो गया, प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। आगे लिखेंगे, यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो, तो ठीक है ना, आवर्धन m बराबर I बाई O, हाँ जी, I बट्टा O इसका फॉर्मूला है, या H बाई है नहीं, H डैश बाई H, समझे, H डैश बाई H, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, माइनस भी बाई यू, क्या होता है, माइनस भी बाई यू, ठीक है ना, समझे, माइनस भी बाई यू, ठीक है ना। हाई एगो फॉर्मूला हुआ, हाई दोनों एक ही चीज लिखा गया है, दोनों दो गो नहीं है, समझ रहे हो ना। कई किताब में H डैश बाई H लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए बिचवा में या लिखे हैं। दूसरा लिखेगा, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो समझे जी, देखो इधर, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u
तथा प्रतिबिंब की दूरी भी हो तो आवर्धन चाहे रेखीय आवर्धन एक ही बात है, पहले ही लिख दिए हैं, दोनों एक ही को कहा जाता है। आवर्धन एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है ना। यह अभी वही फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा गया है, लेकिन यह इसका उपयोग कब किया जाएगा, जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी गई होगी तब, ठीक है ना। दोनों को मिला करके लिखें तो आगे क्या लिखेंगे, अर्थात m बराबर, ठीक है ना, I बाई ओ, ठीक है ना, बराबर माइनस भी बाई यू, ठीक है ना। समझ में आया, इतना फॉर्मूला है, लिख लो। देखो पहला लिखिए, अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि आवर्धन धनात्मक है, यदि आवर्धन धनात्मक है तो क्या होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है ना। दूसरा, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है। तीसरा, यदि प्रतिबिंब एक से छोटा है, यदि आवर्धन एक से छोटा है, यदि आवर्धन एक से छोटा है तो प्रतिबिंब यदि आवर्धन एक से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटी होगी, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, ठीक है ना। यदि आवर्धन एक है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होगी ना जी। और पांचवा, यदि आवर्धन एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये 5 बातें आवर्धन के लिए लिख लीजिए।